न थके अभी पैर न हिम्मत अभी हारी है, न थके अभी पैर न हिम्मत अभी हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफर अब भी जारी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। जी हाँ दोस्तों, न थकिए न रुकिए जब तक कि मंजिल को प्राप्त न कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम सामने आ रहा है, एकदम धमाकेदार तरीके से तैयारी में जुड़ जाइए ताकि रिजल्ट शानदार तरीके से आए आप लोगों का। जी हाँ दोस्तों, इसी कड़ी में आप लोगों के लिए वायरल क्वेश्चन लेकर आए हैं मॉडल सेट 2 साइंस का। जी हाँ, सेट 1 आप लोग को हम पहले बता चुके, तो उसको जरूर देख लेना, ठीक है। और इसमें से क्वेश्चंस फंसेंगे ही फंसेंगे। अब तक जो आप लोग वीडियो एग्जाम तक आएगा उसको जरूर देखना। और आप सबसे बस एक ही निवेदन है दोस्तों, क्या निवेदन, कि हर एक दोस्तों को शेयर करना। जी हाँ दोस्तों, शेयर करने से क्या होगा, ज्यादा से बच्चे पढ़ेंगे और मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा अच्छा आप लोग वीडियोस लेकर के आएंगे। चिंता मत करो, बस आप लोग शेयर करो, बाकी सारा चीज मुझ पर छोड़ दो। बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, बस पढ़ो और मेहनत करो, ठीक है। और सारा दोस्तों को शेयर करने से क्या आपके दोस्त भी पढ़ लेंगे, ठीक। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या सवाल है जो आपको एग्जाम में करेगा कमाल। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं सवालों को। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल है, यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो परावर्तन कोण क्या होगा। देखो, ये हो गया कोई रेखा, मान लो कोई मिरर जो भी है, ठीक है। आपतित किरण और परावर्तित किरण, मान लो ये आपतित किरण आया और ये परावर्तित किरण चला गया, ठीक है। इसके बीच में याद रखना एक अभिलंब होता है, इस प्रकार से अभिलंब होता है, ठीक है। तो बोला आपतित किरण और परावर्तन के किरण के बीच, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो है 90 डिग्री का कोण, मतलब ये कोण जो है 90 डिग्री का बन रहा है। तो परावर्तन कोण कितना होगा, तो देखो ये अगर पूरा 90 डिग्री है तो ये 45 होगा, ये 45, देखो ये बराबर होता है। ये इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, और ये रूल है कि ये दोनों कोण हमेशा बराबर होगा। तो भाई पूरा जब 90 डिग्री है तो दोनों आधा आधा बढ़ जाएगा, ये 45 ये 45, तो कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। मान लो ये कोई अवतल दर्पण है, ठीक, इसको बोलते हैं ध्रुव, और यहां पर मान लो सी होता है, यहां पर एफ होता है। तो ये जो सी और पी को, ध्रुव को मिला रहा है और केंद्र वक्रता केंद्र को मिला रहा है, इस रेखा को क्या बोलते हैं। अरे भाई सर, इसको तो मुख्य अक्ष बोलते हैं। हाँ बिल्कुल सही बोले, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल समझ जाइए, रटिए नहीं, रटिएगा तो फिर घटिएगा, समझोगे ना तो बहुत आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एफ का मान 16 सेंटीमीटर है तब आर का मान क्या होगा। देखो एफ का वैल्यू दे दिया है, एफ का वैल्यू कितना दिया है जी, एफ का वैल्यू दिया है 16 सेंटीमीटर, तो हम लिख सकते हैं 16 सेंटीमीटर, सही है। तो आर इक्वल हम लोग जानते हैं क्या होता है सर, एफ बाई 2 होता है। एफ बाई 2 बोले तो 16/2, ठीक है, यानी कि 8 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा फॉल्ट हो गया, आर इक्वल टू 2F होता है। एफ का वैल्यू दे दिया है कितना, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको आर बोला है तो आर का फॉर्मूला होता है भाई 2F, एफ इक्वल टू आर बाई 2 होता है, ठीक है। हाँ, अगर आपको एफ निकालने बोलता है तो हम लिखते हैं आर बाई 2, यहाँ से एफ इक्वल आर बाई 2 लिख सकते हो, लेकिन हमको आर निकालने बोला है ना, तो करेंगे 2 गुना 16 यानी कि 32 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। देख लो कहाँ है 32, पहला ही ऑप्शन है, मारो गोली फटाक से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखा गया है जिससे उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। तो याद रखो, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बार कई बार पूछा ये सवाल। बोला अवतल दर्पण के सामने, मान लो कि अवतल दर्पण ही है, मानेंगे क्या भाई, ये पोल है, ये एफ होता है और यहाँ पर सी होता है, ठीक है। तो वस्तु को हम कहाँ पर रखते हैं कि उसका प्रतिबिंब जो बनता है क्या बनता है, सीधा बनता है और आवर्धित बनता है, ठीक है। सीधा बनता है और आवर्धित मतलब बड़ा बनता है। तो सुनो, जब P और F के बीच में यहाँ पर कहीं अगर वस्तु रखते हैं ना तो ये पीछे एक बड़ा सा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। सीधा बनता है, आवर्धित बनता है और साथ में सुनो आभासी भी बनता है। तो अवतल दर्पण में सिर्फ एक ही ऐसा कंडीशन है कि जब वस्तु का जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे यानी कि आभासी बनता है। आप लोग याद रखो, अगर दर्पण के आगे कहीं पे प्रतिबिंब बन रहा है, इधर कहीं बन रहा है प्रतिबिंब, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। अगर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है तो उसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। यहाँ देख सकते हो, यहाँ दर्पण के पीछे बन रहा है, तो अवतल दर्पण में सिर्फ एक ही कंडीशन में, कब, जब वस्तु को P और F के बीच में कहीं पर रखते हैं, ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है, आवर्धित यानी कि बड़ा बनता है और आभासी भी बनता है। समझ गए, सिर्फ एक कंडीशन में, कब, P और F के बीच में। बाकी कहीं भी रखो आप, हमेशा वस्तु से आगे ही बनेगा और आभासी नहीं वास्तविक बनेगा, ठीक है। तो समझ गए क्या हो जाएगा, ध्रुव और फोकस के बीच में, P, ध्रुव मतलब P और F मतलब फोकस के बीच में। चलो, उस दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित, उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है। तो गाड़ी के साइड मिरर में आप लोग देखते होंगे ना जी, बाइक वाइक चलाते होंगे आप लोग, तो देखते होंगे आप लोग जिसमें, अरे भाई चेहरा देखते हो, बाइक चलाते रहे, अरे भाई मैं हीरो लग रहा हूँ ना सर, मैं हीरो लग रहा हूँ ना, बाइक चलाते रहे, मत देखना भाई आगे जाके किसी को ठोक दोगे फिर और ज़्यादा सुंदर हो जाओ, चेहरा बिगाड़ जाएगा, ठीक है। तो गाड़ी के साइड मिरर में जो पीछे का दृश्य देखने वाला दर्पण होता है ना, आप लोग देखो गाड़ी के साइड में रहता है, ठीक है, बाइक में भी हर एक गाड़ी में रहता है साइड में, जिससे पीछे का दृश्य देख सकते हैं।
तो वो दोस्तों होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो याद रखना गाड़ी के साइड मिरर में इसका यूज किया था। चेहरा देखने के लिए भाई समतल दर्पण होता है। ठीक है, तो उसका ही प्रयोग करना घर में, बाइक में नहीं। बाइक में वो लगा होता है उत्तल दर्पण होता है। और गाड़ी याद रखना गाड़ी की जो हेडलाइट होता है ना दोस्तों, हेडलाइट में अवतल दर्पण रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सर थोड़ा थोड़ा डरा लग रहा है, फिर भी आप लोग वीडियो बनाना जरूरी है क्योंकि एग्जाम सामने आ रहा है। तो इसी बात को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मतलब पहुंचे, और शेयर जरूर कर देना। जल में सिरका डालने पर वह अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा दिखाई देता है। यह प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? ठीक है, पूरा जल में अगर सिक्का हम डालते, आप लोग देखते होंगे ना, कभी कांच के गिलास में सिक्का डाल के देखना तो आपको दिखेगा, लगा रहेगा ना सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, तो ये कौन सी घटना के कारण होता है? भाई ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। सॉरी अपवर्तन ही ना, हाँ अपवर्तन के कारण ही होता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? मान लो इस गिलास में पानी है, ठीक है, तो जैसे ही इसको इधर आएगा ना, ये थोड़ा इधर मुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसी घटना के कारण दोस्तों जो होता है ना, सिक्का थोड़ा उठा दिखाई देता है, ऊपर दिखाई देता है। इसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होती है? तो लेंस आप लोग देखते होंगे, अवतल लेंस लो चाहे ये वाला उत्तल लेंस लो, कहां से अगर देखा जाएगा वो किरण सीधा पार हो जाएगा। तो भाई ये अगर सीधा प्रकाशिक केंद्र से जाए, यहां से जाए, ठीक है, तो ये बिल्कुल भी नहीं मुड़ेगा, जैसे जाएगा वैसे ही पार हो जाएगा। ठीक, तो कहां से? प्रकाशिक केंद्र से, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस? हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि उत्तल लेंस जो होता है मेरे भाई, वो किरणों को एक जगह पे एकत्रित कर देती है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं अभिसारी, किरणों को एक जगह पे अभिसारित कर देती है। तो ये प्रकाश किरणों को एक जगह पे एकत्र कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं अभिसारी। और जो अवतल दर्पण होता है वो अपसारित कर देता है। शायद जो अवतल लेंस होता है ना, जो अवतल लेंस होता है, ठीक है, ये क्या करता है कि प्रकाश किरणों ऐसे आता है फैला देता है, ऐसे आता है फैला देता है, इस अपसारित कर दे रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं अपसारित लेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? हमारी आंख में जो प्रकाश इंटर करता है, कौन नियंत्रित करता है? भाई पुतली करता है। देखते नहीं, जब ज्यादा धूप में आते हैं हम लोग आंख को छोटा कर लेते हैं पुतली को, ताकि कम प्रकाश जाए। ठीक है, जैसे हम लोग कमरे में घुसते हैं आंख अपना नॉर्मल शेप में आ जाता है। ठीक है, कम अंधेरा होता है तो आंख को थोड़ा बड़ा करके जब वहाँ पुतली बड़ा हो जाता है। तो ये सारा डिपेंड करता है पुतली पे कि कितना प्रकाश आ रहा है कितना नहीं, वो सारा चीज एडजस्ट करता है। सामान्य नेत्र का निकट बिंदु क्या है? सामान्य नेत्र बोले तो भाई अरे जो नॉर्मल आदमी होता है, हम जैसे लोग, मतलब मेरा आंख जो सबका, चलो मेरा फिर तो -0.25 का लगा हुआ है। ठीक है, सर दर्द करता है इसलिए। तो सामान्य नेत्र का निकट बिंदु क्या हो जाएगा भाई? 25 सेंटीमीटर होता है, याद रखना। निकट बिंदु ध्यान देना भाई, यहाँ पर दूर बिंदु भी पूछ सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। निकट बिंदु जब पूछेगा तो मारना 25 सेंटीमीटर। अगर दूर बिंदु पूछ दे तो क्या मारना? तब अनंत मारना। याद ना, निकट बिंदु मतलब सामने होगा 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु मतलब अरे भाई अनंत में होगा, ऐसे बोल देना ना, बस हो जाएगा, मतलब मार देना। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो याद रखना, मानव नेत्र हमेशा क्या बनाता है? उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। उल्टा, अरे भाई ये जुड़वा भाई है, याद रखना, अगर उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा, मतलब अगर वास्तविक बनेगा तो उल्टा ही होगा। ये भाई हमेशा साथ साथ रहेगा। ठीक है, वास्तविक अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो उल्टा ही बनेगा, और अगर आभासी बन रहा है तो सीधा ही बनेगा। ठीक है, आभासी बन रहा है तो सीधा बनेगा, वास्तविक बन रहा है तो उल्टा बनेगा। तो हमारी आंख में वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। जरा दूर दृष्टिता, मतलब जो जरा दूर दृष्टि दोष होता है ना, उसके कारण क्या है? तो समंजन क्षमता घट जाता है। भाई एज होने, जब एज होता है तो आंखों का समंजन क्षमता घट जाता है। फोकस दूरी को ठीक से समायोजित नहीं कर पाता है हमारे सिलेरी मसल्स। ठीक है, तो अरे भाई एज हो जाता है तो सिलेरी मसल्स बचपन से सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, तो बस एक एज होते हो तो वो भी सर थक जाता है, उसकी वो भी टायर्ड हो जाता है, रिटायरमेंट चाहता है वो, तो क्या वो मतलब थक जाता है, तो इसलिए समंजन क्षमता जो होती है घट जाती है। ठीक है, समंजन क्षमता घटने के कारण जरा दूर दृष्टि दोष होता है, जो कि ज्यादातर एज लोगों में होता है, जो एजेड होते हैं। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है क्या कहलाता है? अभी तो मैंने कहा अभिनेत्र लेंस मतलब हमारे जो मानव लेंस है, ठीक है, वह क्षमता जिससे फोकस दूरी को घटा सकता है, बढ़ा सकता है, तो वो क्या कहलाता है? इसे बोलते हैं समंजन क्षमता। डायरेक्ट पूछ सकता है एग्जाम में, याद रख लो। बोलेगा समंजन क्षमता क्या है, सब्जेक्ट में पूछ सकता है, तो बोलना हमारे मानव लेंस या अभिनेत्र लेंस को वह क्षमता जिससे वह फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, उसे हम लोग बोलते हैं समंजन क्षमता। चलिए अगला, अब शुरू हो चुका है केमिस्ट्री का कारोबार। चलो करते हैं अब की बार केमिस्ट्री पार। निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है मेरे भाई? संतुलित मतलब जो रहेगा लेफ्ट में वही रहेगा राइट में, बराबर बराबर हिस्सेदारी होनी चाहिए भाई, नहीं तो मार फिट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इधर एक का एक Fe है, इधर 3 Fe है, तो भाई ये तो पहले ही गलत हो गया। दूसरा बी में देखो, इधर 3 Fe है, इधर 3 Fe है, चलो सही है, Fe वाला तो सही है। चलो H2 देखो, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर देखो 2 हाइड्रोजन है, और इधर अरे भाई इधर 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, ये भी चलो गलत कर दो। चलो सी में देखो, सी में क्या बोल रहा है?
सी में देखो इधर 3 क्या बोलता है Fe है, मतलब आयरन है, इधर भी 3 Fe है, चलो सही बात हो गया, 3 Fe हो गया, सी में देख रहे हैं, ठीक है। इधर 4 दूनी 8 H2 है, इधर भी 4 दूनी 8 H2 हो जाएगा। इधर सर 4 ऑक्सीजन है, देखो 4 आगे में है ना, 4 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पर भी सर दिख रहा है O4 यानी 4 ऑक्सीजन। भाई ये तो सही है, दोनों तरफ बराबर, मारा मार मारा मार, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला सवाल देखते हैं, चलो। दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है, बोला किसका उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो सुनो ध्यान से दुनिया वालों, मतलब स्टूडेंट लोग, क्या बोल रहा है, किसका उपचयन, तो उपचयन मतलब समझ लो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसका उपचयन होता है। फिर से सुनो मेरी बात, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है वो उपचयन होता है उसका, और जिसमें ऑक्सीजन घटता है, जिससे ऑक्सीजन जाता है, उसका अपचयन होता है। तो देखो ऑक्सीजन किसमें जुड़ रहा है, तो H2 है, H2 से H2O बन जा रहा है, मतलब H2 में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो हमारा H2 क्या हो जा रहा है, उपचयन हो रहा है H2 का। तो H2 कहाँ उपचयन, तो उपचयन तथा अपचयन, तो उपचयन सबसे पहले H2 है तो H2 का हो रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। और अपचयन किसका हो रहा है, देख रहे हो CuO है, वहां से O हट जा रहा है तो Cu बन जा रहा है ना, मतलब इसका अपचयन हो रहा है, O हट जा रहा है तो ये CuO हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका परम सत्य उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को दोस्तों अभिकारक बोलते हैं, ठीक है, याद रखना अभिकारक। भाई अभिकारक जब अभिक्रिया करेगा तब तो उत्पाद बनेगा, तो भाग कौन लेता है, अभिक्रिया ही लेता है ना। अब सोचो, ठीक है, अब मारधाड़ आप करोगे तो मारधाड़ में भाग कौन लिया, आप लिया, ठीक है। प्रोडक्ट चलो भाई आपका माथा फूट गया अलग बात है, लेकिन प्रोडक्ट ये चलो प्रोडक्ट ये हो आपने किसी का माथा फोड़ दिया, ठीक है, लेकिन युद्ध में भाग तो आप लोगों ने लिया, तो जो युद्ध में भाग लिया वही तो कहलाएगा भाग लिया, तो अभिकारक भाग लेता है यहाँ पर, ठीक है। चलो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान में होता है। पर किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का जो द्रव्यमान होता है ना, मतलब अभिक्रिया के बाद का जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, वो अभिक्रिया से पहले का द्रव्यमान के बराबर होता है, मतलब अभिक्रिया से पहले जितना द्रव्यमान है वो अभिक्रिया के बाद उतना ही द्रव्यमान रहेगा, तो बराबर हो जाएगा, द्रव्यमान के बराबर होता है, बाद का और पहले का सब बराबर। यहाँ पर एक अभिक्रिया दिया हुआ है, ऊर्जा यह किस प्रकार का अभिक्रिया है, मतलब ऊर्जा निकल रहा है, तो हमेशा याद रखना जब भी किसी अभिक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, क्या हो रही है, सुन लो, जब भी किसी अभिक्रिया में ऊर्जा हमको देखने को मिल रहा है प्रोडक्ट में, मतलब वो ऊष्माक्षेपी हो रहा है, मतलब हमें ऊर्जा दे रही है ना भाई, तो हमें जब किसी अभिक्रिया से ऊर्जा मिलता है तो उसे हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। ये अभिक्रिया हो रहा है, यहाँ तो हम ऊर्जा नहीं दे रहे, यहाँ क्या अभिक्रिया हो रहा है, क्या इसको कराने में हम ऊर्जा दे रहे हैं, नहीं भाई इसमें कराने में नहीं दे रहे, हमको ऊर्जा मिल रहा है। देखो प्रोडक्ट के तौर पर इधर जो होता है प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है, तो उत्पाद में हमको ऊर्जा मिल रहा है, तो जब भी उत्पाद में मिलता है मतलब हमें ऊर्जा मिल रही है तो ऊष्माक्षेपी। अगर हम ऊर्जा खुद से देते, अगर हम ऊर्जा इसमें देते, इसको गर्म करते जलाते जो भी करते ऊर्जा देते, तो ऊष्माशोषी हो जाता। तो याद रखना, उसमें अगर शोषण होता है, उसमें अगर ले रहा है तो ऊष्माशोषी, और ऊर्जा हमें दे रहा है तो ऊष्माक्षेपी। अगला है A प्लस अम्ल गिब्स लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, तो एक ही जगह पे क्या होगा ये पूछा है। तो याद रखना जब भी आपका इस प्रकार का अभिक्रिया रहे, अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी बोले कि कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है तो कार्बोनेट हो जाएगा। भाई कार्बोनेट में CO3 होता है ना, किसी भी चलो हो जाएगा, ठीक है, धातु कार्बोनेट हो जाएगा या जो भी हो जाएगा, तो याद रखना कार्बोनेट ही होगा आप लोग का। ए में क्या हो जाएगा, कार्बोनेट, ये कार्बोनेट होगा तभी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, क्योंकि कार्बन में CO3 होता है, सी हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में सी आएगा, और क्या लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और जल बनाएगा, याद रखना। तो एक जगह पे क्या हो जाएगा, कार्बोनेट। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में नीला पत्र डालने पर वो लाल नहीं हो जाएगा। तो सबसे पहले बताओ नीला लाल किस में करता है, तो जब नीला लाल कब होता है, जब क्या बोल रहा है, नीला पत्र डालने पर किस में, तो अम्ल, जब अम्ल क्या करता है, नीला को लाल कर देता है, अम्ल क्या करता है, नीला को लाल कर देता है, तो लाल नहीं होगा बोल रहा है। तो लाल कौन नहीं कर पाएगा, क्षार नहीं कर पाएगा, सिंपल सा सवाल है बाबू। देखो बोल रहा नीला लाल नहीं होगा, तो समझो नीला को लाल कौन करेगा, अम्ल करता है ना, अम्ल किसी भी नीले रस पत्र को लाल कर देता है, लेकिन यहाँ लाल नहीं कर पाता, तो क्या होगा, क्षार होगा। क्षार एक ही है, देख सकते हो NaOH, तो मार दो इसको गोली और उसके बाद खेलना होली। चलो आगे देखते हैं किस नंबर। दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद, क्रिस्टल क्रिस्टल टिक टिक क्रिस्टल, भाई टुकड़ा टुकड़ा टाइप का होगा, तो किस में देख सकते हो .5H2O होगा, ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा CuSO4 .5H2O। इसमें दोस्तों आप लोगों का क्रिस्टल मौजूद है, देख सकते हो .5H2O जल का क्रिस्टल मौजूद है, ठीक है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में किस लवण का प्रयोग किया जाता है। तो जल की अस्थायी कठोरता जो होता है, जल में जो हार्डनेस होता है, आप लोग देखे होंगे ना, कभी कभी आपके घर का चापाकल का पानी बहुत हार्ड होता है तो आप फिर वॉशिंग पाउडर से साफ उफ करते हो, ठीक है, कपड़ा उपड़ा, तो जो हार्डनेस दूर करता है कौन करता है भाई, वो सोडियम कार्बोनेट करता है, यानी कि Na2CO3, तो Na2 होगा, Na नहीं होगा, Na2CO3। अगला प्रश्न है, जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि। तो जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है क्यों, क्योंकि उसमें H+ आयन होता है।
भाई कोई भी अम्ल है उसमें H प्लस आयन होता है, कोई क्षार है तो उसमें क्या होता है OH माइनस। याद रखना, अगर कोई अम्ल है तो H प्लस आयन होता है, अगर कोई क्षार है जो कड़वा होता है तो उसमें OH माइनस होगा। तो बोरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, तो किसके कारण भाई, तो H प्लस के कारण ही, क्योंकि उसमें H प्लस आयन उपस्थित होता है। अगर पूछता कोई क्षारक है अपना क्षारीय गुण प्रदर्शित कर रहा है तो क्यों, OH माइनस के कारण करता है, लेकिन इसका उत्तर क्या होगा, H प्लस आयन। अम्ल की बात किया है। पदार्थ ABCD का pH मान 2, 4, 7, 14 है। यह पदार्थ में कौन क्षारक है, बहुत आसान सा सवाल है। मैं आप लोग हिंट देता हूँ, कमेंट में आप लोग सभी लोग आंसर करना है। जो अम्ल होता है उसका pH मान 7 से कम होता है, जो उदासीन होता है उसका pH मान 7 हो जाता है पूरा पूरी, जैसे पानी हो गया। और जो क्षारक होता है, क्षारकीय होता है, उसका pH मान कितना होता है, 7 से ज्यादा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बोलना इसका क्या होगा आंसर। गॉट इट। आगे देखो इस चित्र में, और हाँ दोस्तों इसका कमेंट करके सभी लोग बोलना आंसर, एक भी बच्चा कमेंट छोड़ना मत, जो जो देख रहे हो इस वीडियो को। और आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, इतना पेशेंस से सोच रहे हो, मतलब आप लोग सच में एग्जाम में अच्छा करना चाहते हो, और ये खुद के अंदर ठान लो कि यहाँ और अच्छा करेंगे, हम और मेहनत करेंगे। ठीक है, खुद का नाम रोशन करना है, माता पिता जो मेहनत किए हैं, हमारे ऊपर जो भरोसा किए हैं, उसको सार्थक करना है। इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो अभिक्रिया आप लोग देख सकते हो, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, यहाँ पर चाइना डिश है और सिल्वर क्लोराइड लिखा रहता है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl2 होता है। ठीक है, AgCl2 की AgCl होता है Ag2+, हाँ AgCl2 होता है। ठीक है, तो जब इसको हम लोग तोड़ते हैं ना, Ag और Cl में टूट जाएगा। ठीक है, Ag मतलब सिल्वर में और क्लोरीन में टूट जाएगा, तो टूट जाएगा तो भाई विस्थापन वियोजन अभिक्रिया होगा। क्या वियोजन, यानी कि अब वियोजन अभिक्रिया। तो याद रखना, जब भी चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड रहेगा ना, तो क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया होगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में इसका वियोजन हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है, देख लो खिड़की से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, चाइना डिश में रखा हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। भोजन एवं अन्य पदार्थों को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए कौन जैव प्रक्रम उत्तरदायी है। भोजन हम लोग जो भी खाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाता है, कौन सा प्रक्रम के द्वारा, तो संवहन के द्वारा। बहन करके बह बह के जाता है ना, तो संवहन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती। तो प्रकाश संश्लेषण में किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती, आप लोग देख सकते हो, जल का भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी होता है, क्लोरोप्लास्ट का भी होता है, जो हरी पत्ती में होता है, क्लोरोफिल जिसमें बोलते हैं। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट है ना, ये जरूरत नहीं होता, ये तो निकलता है, ये तो पौधे अपना खाना के तौर पर तैयार करते हैं, उसको खाते हैं, ये इसकी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की, बल्कि ये प्रोडक्ट होता है उसका, तो ये आवश्यकता इसकी नहीं होती है। समझ गए मेरे भाई, कार्बोहाइड्रेट हो जाए ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला प्रश्न है, मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है। तो मनुष्य में दोस्तों क्या होता है, स्वपोषी पोषण होता है। बोले सर हम लोग तो अपने हाथ से खाते हैं, हम लोग खाना भी खुद पकाते हैं, हम लोग सब्जी भी खुद तोड़ते हैं, स्वपोषी पोषण हुआ रहा है ना, मारेंगे एक चटा, एक चाटा मारेंगे। क्यों, अरे स्वपोषी हम लोग नहीं है भाई, चाटा मारेंगे। किसी को अगर बुरा लगा तो सॉरी, ठीक है, मैं ऐसे बोल दिया आप लोग, बट मैं आप लोग मार सकता हूँ, बता दो, इतना प्यार करता हूँ आप लोगों से। ठीक, तो चलो जो भी हो, क्योंकि लगातार पढ़ोगे तो दिमाग हैंग हो जाए, थोड़ा सा इधर उधर का बात होना चाहिए ना, क्या बोलते हो कंपनी। देखो अब ध्यान लगाओ। तो मनुष्य क्या करता है, हम लोग दूसरे पर निर्भर रहता है भाई, हम लोग को पेड़ पौधा कुछ खाने को देगा तो ना खाएंगे। ठीक है, आटा कहाँ से, रोटी कहाँ से खा रहे, गेहूं से प्राप्त हो रहा है, गेहूं कोई पौधा ही दे रहा है ना, तो ये आपका हो जाएगा परजीवी पोषण प्राणी, हम लोग परजीवी पोषण प्राणी है। ठीक है, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है। तो वसा के पाचन के लिए लाइपेज, याद रखना लाइपेज वसा के पाचन के लिए उत्तरदायी है। वसा, वसा जो फैट होता है ना, हम लोग खाते हैं, चर्बी जो होता है, उसका पाचन कौन करता है, लाइपेज नामक एंजाइम करता है। तो लाइपेज नामक एंजाइम अगर किसी के शरीर में नहीं होगा तो समझ लो उसके शरीर में फैट ज़्यादा जमने लगेगा। याद रखो लाइपेज एंजाइम हो जाएगा, मतलब उसका वसा का पाचन नहीं होगा, शरीर वरीर खराब हो जाएगा, जमने नहीं लगेगा, शरीर खराब हो जाएगा उसका। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पाइरुवेट में टूटना कहाँ होता है। तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया में। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता भी है, अरे हर एक सवाल ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखो ये भी पूछा है कई बार, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा इसका सही उत्तर। पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संबंध किसके द्वारा होता है। भोजन का संबंध कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। भाई पौधों में जो भोजन तैयार होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह कौन ले जाता है, तो फ्लोएम ही ले जाता है ना। ठीक है, और अगर बोलता है जल का संबंध किसके द्वारा होता है, तो जल का संबंध जाइलम के द्वारा। देखो नाम में ही पता चल रहा है, जल का वहन करेगा जाइलम, भोजन का वहन करेगा फ्लोएम। अगला प्रश्न है, किस जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, किसी जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सा प्रक्रिया आवश्यक है, तो जनन। ठीक है, जनन क्या आवश्यक है, अस्तित्व बनाए रखने के लिए। ठीक है, तब तो भाई उसका संतति आएगा, उसका पीढ़ी चलेगा आगे दर पीढ़ी। समझ लो, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। तो देखो ना, ये जो पत्ता है ना, देखो ये ब्रायोफिल्म का पत्ता है, किसका, ब्रायोफिल्म बोलते हैं इसको। ठीक है, ब्रायोफिल्म की पत्ती में दोस्तों होता है कायिक प्रवर्धन। ठीक है, कायिक प्रवर्धन, तो याद रखो ये जो यहाँ पर ये जो छोटा छोटा टाइप का निकल रहा है, ये धीरे होकर आगे बड़े हो जाएंगे, बड़े होकर एक पौधा का रूप ले लेगा, फिर पेड़ का रूप लेगा, तो ये ब्रायोफिल्म की पत्ती होती है। ठीक है, तो याद रखना इसमें कायिक प्रवर्धन होता है इन पत्ती में, ब्रायोफिल्म की पत्ती में।
बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहता है? देखो, बीज का बाहरी आवरण क्या होता है? बहुत कठोर होता है। देखो, कोई भी बीज कितना सख्त होता है तो उसको बाहरी पर्यावरण से रक्षा करता है। उसके अंदर एक नवोद्भिद होता है, ठीक है, मतलब भ्रूण होता है जो आगे जाकर नवोद्भिद में विकसित होता है, मतलब अंकुरित होता है, फिर पौधा बनता है, ठीक है। तो जो नवोद्भिद में विकसित होता है इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं अंकुरन। क्या बोलते हैं? अंकुरन। चना वना देखे होंगे ना आप लोग। चलो, गर्भाशय के किस भाग में निषेचन होता है? याद रखना, फेलोपियन ट्यूब में होता है, जिसको बोलते हैं डिम वाहिनी, ठीक है। डिम वाहिनी में क्या होता है? निषेचन होता है। फेलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। अगला प्रश्न है, जल विद्युत संयंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? जल विद्युत संयंत्र के लिए कौन सा कथन सत्य है? यह अनवीकरणीय स्रोत है? नहीं, जल विद्युत संयंत्र नवीकरणीय स्रोत है। इसमें जीवाश्म ईंधन का उपयोग होता है? नहीं, इसमें जीवाश्म ईंधन क्या करेंगे? कोयला, पेट्रोल, गैस में कुछ काम ही नहीं है जल विद्युत संयंत्र में। इस संयंत्र के निर्माण से पारिस्थितिक तंत्र नष्ट होता है। बिल्कुल, पारिस्थितिक तंत्र नष्ट होता है, ठीक है। जहां पर जल विद्युत तंत्र पेड़ पौधे काटे जाएंगे, ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र नष्ट होता है। इसमें गोबर का, भाई जल विद्युत में क्या करो, गोबर नहीं लाओगे क्या? नहीं होता है, तो सी सही हो जाएगा। सौर सेल के उपयोग में क्या सीमाएं हैं? तो देखो, सौर सेल इसे केवल बिछाने की आवश्यकता होती है केवल बिछाने की आवश्यकता होती है, का उपयोग होता है। तो ये तो इसकी सीमाएं नहीं है। सीमाएं मतलब क्या, खामी है इसमें। इसमें सौर ऊर्जा का उपयोग होता है तो बढ़िया ही है, ये थोड़ी उसकी खामी है। सौर ऊर्जा तो जितना लो उतना मिलेगा। इससे सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी प्रयोग किया, तो बिल्कुल सही बात है। आप कहीं भी लगाओ, जहां धूप पहुंचाए वहां लगा दो। यह अत्यधिक महंगा, ये सही बात बोला है, ठीक है। ये अत्यधिक महंगा, ये इसकी सीमाएं हैं, ये खामी है। देखो, ये सब तो इसका प्लस पॉइंट बोल रहा है, लेकिन ये क्या बोल रहा है? इसका माइनस पॉइंट बोल रहा है, मतलब उसका खामी बोल रहा है, उसका कमी बोल रहा है, उसका सीमाएं बोल रहा है, उसका लिमिटेशन बोल रहा है। समझ रहे हो? तो यह अत्यधिक महंगा है। नाभिकीय ऊर्जा की उपयोग की क्या सीमा है? तो नाभिकीय ऊर्जा के देखो, इसमें यूरेनियम का उपयोग होता है। बिल्कुल, यूरेनियम का ही उपयोग होता है, वो टूट कर फिर आपका ऊर्जा देता है। इसमें नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। बिल्कुल, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग इसमें विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है, और बहुत ऊर्जा, हैवी ऊर्जा होता है इसमें। नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा कार्बन परमाणु दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में बहुत अधिक होती है। बिल्कुल, लगभग 1 करोड़ गुना। समझ लो, जितना परमाणु का हम लोग कार्बन जलाएंगे उतना परमाणु यूरेनियम को तोड़ेंगे ना, तो 1 करोड़ गुना उससे ज्यादा एनर्जी मिलेगा। समझ लो कितना एनर्जी। लेकिन हम लोग के पास उतने उचित साधन अभी इसको स्टोर करने का नहीं है। नाभिक के अपशिष्ट का भंडारण से समय से उत्पन्न। बिल्कुल, नाभिक के जो अपशिष्ट होता है, जब इसके बाद जो कचरा निकलता है उसको अपशिष्ट करने का, मतलब उसको जो भंडारण करने का सही हम लोग के पास व्यवस्था भी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक अच्छा है? पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा कौन है? किसका प्रयोग करना? तो याद रखना, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। आप लोग घरों में जो बोलता है ना, मोदी हर घर उज्ज्वला योजना जो किया था, जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, जिससे खाना बनाते हैं, वही चीज़, वो सबसे अच्छा, उसमें प्रदूषण नहीं, धुआं हुआ नहीं होता है। निम्नलिखित में किस विद्युत संयंत्र में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है? तो जीवाश्म ईंधन किस में प्रयोग करेंगे? तापीय विद्युत संयंत्र में ही करेंगे। क्यों? क्योंकि जीवाश्म ईंधन को जलाएंगे तब तो हमें ताप मिलेगा, तो इसका प्रयोग तापीय विद्युत संयंत्र में। जल विद्युत संयंत्र में क्यों करेंगे भाई? नाभिकीय में भी नहीं करेंगे, भूतापीय ऊर्जा में भी नहीं करेंगे। भूतापीय ऊर्जा जो तो पृथ्वी के अंदर ही अपने आप ताप होकर निकलता है। हाँ, तापीय विद्युत संयंत्र अगर जहाँ पर हमको हीट चाहिए, ताप चाहिए, वहां पर हम उसको जलाएंगे, वहां पर यूज होगा। तो बोलेंगे सर भूतापीय भी तो हीट चाहिए। भूतापीय मतलब भूमि के अंदर ताप अपने आप जनरेट होता है, ठीक है, ये चीज हो गया। तो ये दोस्तों आप लोगों का बहुत महत्वपूर्ण सवाल सेट नंबर 2। अगर और आप लोग वीडियो चाहते हैं तो आप सभी से एक ही निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि सभी बच्चे तक पहुंचे और मुझे भी अच्छा लगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ पाएं, ठीक है, और एग्जाम धुआंधार तरीके से चल जाए, ठीक है। आप भी पढ़िए, मेहनत कीजिए, फोड़ दो यार अब की बार। चलो, सो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी कल इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।